गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज आपकी पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, पीजीटी और अन्य टीचिंग एग्जाम के साथ यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट के लिए और साथ ही वनडे एग्जाम के स्टूडेंट के लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगी। बस वो अपने कुछ स्तर के क्वेश्चनों पर या कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे और बाकी कंसेप्ट को सरसरी निगाह से देख लेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों की चर्चा की गई है। भारत का संविधान जब बना तो संविधान बनाते समय ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान में विभिन्न भाग बनाए जाएंगे और भागों के अंतर्गत आर्टिकल्स के माध्यम से, ना कि धाराओं के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से। धाराओं और आर्टिकल में एक बुनियादी अंतर होता है। बुनियादी अंतर ये होता है कि जो धारा होती है वो सेकेंडरी लॉ में आती हैं। सेकेंडरी लॉ का मतलब जैसे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, जिसका नाम बदल के भारतीय दंड संहिता है, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट है। इन सारी चीज़ों में जो धाराएं यूज होती है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट में प्रोविजन धाराओं के माध्यम से की जाती है। और जो प्राइमरी लॉ होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें व्यवस्थाओं का वर्णन, प्रावधानों का वर्णन आर्टिकल्स के माध्यम से किया जाता है, अनुच्छेदों के माध्यम से किया जाता है। संविधान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि संविधान बहुत ज़्यादा विशाल और बड़ा ना हो जाए। इसके बावजूद भी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल संविधान हो गया। अनुसूचियों की व्यवस्था की गई है। सारी चीज़ें भारतीय संविधान में न लिख करके संविधान के जो भाग हैं उनमें मूलभूत बातों को समझा दिया गया और उनका एक्सप्लेनेशन ही अनुसूचियों में दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो विभिन्न भाग हैं, विभिन्न अनुच्छेद हैं, उनका ही एक्सटेंशन है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में आप देखोगे भारतीय संविधान में 25 से ज़्यादा भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची की अगर बात करें तो प्रथम अनुसूची भारत और संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करती है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फर्स्ट शेड्यूल डील विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, यानी संघ के नाम और उनके राज्यों के नाम का उल्लेख है। तो वर्तमान में देखेंगे हम भारतीय संघ में शामिल 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो अन्य अर्जित क्षेत्र होंगे वो भी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जोड़े जाएंगे आर्टिकल 2 का यूज करके। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो ये चर्चा थी आपकी फर्स्ट शेड्यूल की, प्रथम अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची में देखेंगे हम। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र किया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी किसी भी पोस्ट को देने या फिर उसे लेने से पहले ये बता दिया गया कि उस पोस्ट के लिए वेतन क्या होगा, भत्ते क्या होंगे, पेंशन क्या होगा, इन सारी चीज़ों का। तो उनमें कौन सभी अधिकारी शामिल नहीं, जो संवैधानिक पदाधिकारी यानी जिनका वर्णन भारतीय संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जैसे कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, इन सभी लोगों के वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र भारतीय संविधान की शेड्यूल 2 अनुसूची 2 में है। लेकिन एक बात यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली है, वो ये है
कि सबसे पहले आपको वेतन के बारे में बता दिया गया, तब आपको आगे जाकर उस पोस्ट के बारे में बताया जाएगा, शपथ के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको वेतन बता दिया गया है। वेतन बताने के बाद अगर आपको लगता है कि वेतन ठीक है तो फिर उस पद की आप शपथ ले सकते हैं। तो ये भारतीय कल्चर के अनुरूप है, क्योंकि भारत में लोग पहले किसी जॉब को करने से पहले उसकी प्रोफाइल में सैलरी ही देखते तब आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो संवैधानिक पोस्ट है सैलरी से ज़्यादा इनका पावर यानी कि अथॉरिटी का महत्व होता है। तृतीय अनुसूची 3rd शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप। विभिन्न पदाधिकारियों का मतलब वही है जो शेड्यूल 2 में था, यानी संवैधानिक पदाधिकारी जिनका वर्णन भारतीय संविधान में है उन्हें हम संवैधानिक पदाधिकारी बोलते हैं। तो संवैधानिक पदाधिकारियों का वर्णन इसमें किया गया कि वो शपथ कैसे लेंगे। संघीय मंत्रियों की शपथ, राज्य के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों की शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ, राज्य मंत्री की शपथ, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित के लिए अभ्यर्थी की शपथ, राज्य विधानमंडल के सदस्य की शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। एक बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रपति की शपथ का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए आर्टिकल 16 में व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 60 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति की शपथ की शेड्यूल 3 में कोई व्यवस्था नहीं की गई, वो एक अलग व्यवस्था है, उसके लिए आर्टिकल 16 में व्यवस्था की गई है। अब हम देखेंगे 4th शेड्यूल यानी 4th अनुसूची। इस अनुसूची ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछी जाने वाली अनुसूची है। 4th अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आप शॉर्ट में इतना ही याद रखेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है शेड्यूल 4, यानी किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें एलोकेटेड की जाएंगी, इस बात का वर्णन शेड्यूल 4 में है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, एमपी में इसके राज्यसभा के लिए 11 सीटें आरक्षित हैं। एमपी मध्य प्रदेश में 11 सीटें, यूपी उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यसभा सीटें निर्धारित की गई। कई छोटे राज्य हैं उनमें एक ही राज्यसभा की सीट निर्धारित की गई, जैसे मणिपुर है, गोवा। इन छोटे राज्यों में मिजोरम में एक राज्यसभा सीट निर्धारित की गई है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो आपको ये याद रखना है कि जो 5वीं अनुसूची है वो एटीएम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन 4 राज्यों को छोड़कर शेष भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को इसमें शामिल नहीं किया गया है और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई, यानी कि शेष भारत के लिए बात की गई है अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 में किसकी बात की गई, जो राज्य अभी छूट गए, एटीएम से आप इसे याद रख सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया, क्योंकि यहाँ पर जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति की संख्या या तो है नहीं या ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पर केवल 4 अनुसूचित जनजातियों का जिक्र किया गया। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इनके ही अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जिक्र है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों की बीच शक्तियों के विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया। तो 3 प्रकार की सूचियां भारतीय संविधान में उल्लेखित की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करती है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 11, 12 और 13 में किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में ये वर्णन है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या डिवीजन ऑफ पावर कैसे होगा, यानी शक्तियों का पृथक्करण भारत में किया गया है, शक्तियों का विभाजन भारत में किया गया है। शक्ति का पृथक्करण का मतलब केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति अलग, न्यायपालिका की शक्ति अलग, विधायिका की शक्ति अलग। और डिवीजन ऑफ पावर का मतलब शक्तियों के विभाजन का मतलब है ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या निर्धारित की गई है, राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या निर्धारित की गई है और संवर्ती सूची में शामिल विषयों की निर्धारित संख्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझते हैं, एक 2 एग्जाम्पल इन सूचियों के हम ले लेंगे यहाँ पे।
संघ सूची में हम देखेंगे तो संघ सूची में जो शामिल हैं जैसे कि कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, पोस्ट ऑफिस है, नेटवर्किंग है, भारतीय सेना है, ऐसी चीज़ें जो राष्ट्रीय महत्व की वो संघ सूची में शामिल की। राज्य सूची में जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य है, ये राज्य सूची के विषय है। संवर्ती सूची में जैसे शिक्षा है, कृषि है, सिंचाई है, जनसंख्या नियंत्रण है, वो संवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या आप देखेंगे तो संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या आपको 100 मिलेगी। ऐसे ही राज्य सूची है। अब विषय की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, तो विषयों की संख्या टाइम टू टाइम अपडेट कर लिया करें। ओरिजिनल संविधान में अलग अनुसूचियों की व्यवस्था थी और वर्तमान में संवर्ती सूची की संख्या बदल गई, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची से लेकर के संवर्ती सूची में शामिल कर ली गई। 8वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो ओरिजिनल संविधान में हम देखेंगे 14 भाषाएं थी। वर्तमान संविधान में देखेंगे तो 22 भाषाएं। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है और इसके अलावा भी टाइम टाइम पे संशोधन करके भाषाओं की संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें एक बात जो याद रखनी है वो है कि इसमें राजस्थानी और इंग्लिश भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 8वीं अनुसूची हो चुकी है। 9वीं अनुसूची में बात की जाए तो कुछ विधियों का विधि माननीकरण इसमें किया गया है और भारतीय संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में इसे जोड़ा गया है। इस संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। इस संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए राज्य ने कुछ विधि बनाई है, कुछ कानून बनाए, उनके विधि माननीकरण यानी उनके लागू होने से संबंधित है। तो इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें 300 अधिनियमों, अधिकांश जो अधिनियम है वो भूमि सुधार, एग्रीकल्चर या लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, इनका वर्णन है। और ये व्यवस्था इसमें की गई है कि 9वीं अनुसूची में शामिल प्रावधानों को न्यायपालिका के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए कई बार इस अनुसूची का 9वीं अनुसूची का तो हम 9वीं अनुसूची की चर्चा कर रहे थे। इसमें 300 से ज़्यादा अधिनियमों को हटा दिया गया है। कई बार इसका दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग इसलिए किया गया कि कई अधिनियम जो मामूली रूप से भूमि सुधार से जुड़े थे, न्यायपालिका उनका रिव्यू न कर ले, इसलिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची की बात की जाए, संविधान में इसे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है और एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। राजीव गांधी के समय से लाया गया था। इसमें ये व्यवस्था की गई, अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी की राजनीतिक पार्टी को छोड़कर के दूसरी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वह एंटी डिफेक्ट माना जाएगा और उसे पार्टी से अपदस्थ कर दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा और उसकी संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता बर्खास्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसमें प्रोविजन समझने लायक है कि अगर 1/3 सदस्य एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो संसद से या पार्लियामेंट से या फिर राज्य विधानसभा से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसे स्प्लिट माना जाएगा और ऐसा करने पर उनकी संसद की सदस्यता नहीं जाएगी, संसद की सदस्यता उनकी बरकरार रहेगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि पार्टी में विभाजन हो गया है और पार्टी के अधिकांश लोग एक पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में चले गए, इसलिए उनकी संसद की सदस्यता बनी रहेगी। नेक्स्ट अनुसूची देखेंगे, अनुसूची 11वीं। इसके पहले एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट है 10वीं अनुसूची से संबंधित बिहार में घटना हुई थी जिसे कहा गया आया राम गया राम, क्योंकि एक सांसद थे या विधायक थे, उन्होंने क्या किया, एक पार्टी छोड़कर के दूसरी पार्टी में चले गए। फिर दूसरी पार्टी ने जब घोषणा की कि हमारी पार्टी में आ गए, वापस वो कांग्रेस में आ गए।
फिर दूसरी बिहार में फिर कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, वापस फिर कांग्रेस में आ गए। तो इसलिए इस घटना को आया राम गया राम कहा गया। यानी एक पार्टी को छोड़ करके अपने लाभ के लिए जब नेतागण दूसरी पार्टी ग्रहण कर लेते, दूसरी पार्टी से फिर इस पार्टी में आ जाती, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 10वीं अनुसूची को राजीव गांधी के समय में लाया गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से जुड़ी हुई है, यानी स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई है। पंचायती राज्य के अंतर्गत पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आर्टिकल 243 इससे संबंधित अनुच्छेद है। 243 में बहुत सारे सब आर्टिकल हैं और उसमें पंचायतों के संबंध में प्रोविजन है। पंचायतों के संबंध में एक आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है, उसके निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 243 के। और आर्टिकल 243 आई जो कि वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। ये हो गया आपका 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में देखेंगे नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के विषय में वर्णन किया गया है। 12 विषय और इसे 1992 में जोड़ा गया है। और ऊपर वाले यानी 11वीं अनुसूची में देखेंगे तो 29 विषय और 12वीं अनुसूची में देखेंगे तो हम 18 विषय। 11वीं अनुसूची का वर्णन भाग 9 में है, 12वीं अनुसूची का वर्णन भाग 9A में है। और इसके अलावा भाग 9 भी है जो कि सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। तो अनुसूचियों से संबंधित वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित विभिन्न MCQ और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद।